नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान के अंदर जो अपना लेसन है प्रकाश वाला वो पढ़ रहे थे, तो प्रकाश वाले लेसन में हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था अभी प्रतिबिंब जो बनता है किसके अंदर है, किस में बनता है प्रतिबिंब में, दर्पण के अंदर है। तो उससे संबंधित कुछ नियम थे, हमने वो पढ़े थे। तो हमने क्या नियम पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जब दर्पण के अंदर, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो दर्पण के अंदर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से चली जाएगी दोस्तों, फोकस बिंदु से चली जाएगी। जबकि उत्तल दर्पण में जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश की किरण जब कब आएगी, कहाँ से आएगी, फोकस बिंदु से आएगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। दो नियम हो गए। तीसरा हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण तिरछी आएगी, तिरछी आने के बाद में ध्रुव P से टकराएगी, टकराने के बाद में परावर्तन के पश्चात पुनः वापिस तिरछी लौट जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होगा, समान होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपतित किरण है वो वक्रता केंद्र C पर जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः कहाँ पर लौट जाती है, वापिस वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दर्पण के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की स्थिति। क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब की स्थिति। फिर हम वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको अपने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा अपनी हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। क्या रहेगी, प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो ये अपनी क्या रहेगी दोस्तों, हेडिंग रहेगी। आपका 21 मार्च को क्या है, पेपर है साइंस का, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपको एक मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ये क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या अपना अवतल दर्पण है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, ध्रुव P। क्या था, ध्रुव P। ये अम और अन क्या हो गए, अपने द्वारक हो गए। क्या हो गए, द्वारक हो गए। इनकी परिभाषा आपको मैंने लिखाई है। ये क्या ध्रुव P है, ये क्या है दोस्तों, ध्रुव P है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं, C। यहाँ पे क्या है दोस्तों, फोकस बिंदु। क्या है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु को अब से दर्शाएंगे। और मान लो ये है कोई अनंत बिंदु, ये क्या है, अनंत बिंदु है। तो अपने एक तरफ तो हम वस्तु को रखते जाएंगे और एक तरफ है हम प्रतिबिंब की स्थिति को लिखते जाएंगे। भी हम कहाँ पर वस्तु को रखें, अगर वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर प्राप्त होगा। अगर वस्तु को हमने अनंत और C के बीच में रख दिया तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखते जाएंगे और बिंब की स्थिति के बारे में देखते जाएंगे। तो देखिएगा इस प्रकार आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये छठी स्थिति अपने बाद में बनाएंगे। देखिएगा ये तो होगी दोस्तों बिंब की स्थिति। किसकी होगी, बिंब की स्थिति। बिंब क्या होती है दोस्तों, जानते हो क्या, अरे बिंब जानते हो क्या, क्या होती है, बिंब होती है जिसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। बिंब क्या होती है, जिसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। जैसे मान लो हम शीशे के सामने खड़े हैं, हम दर्पण के सामने खड़े हैं, तो हम क्या हैं, बिंब। हम क्या हैं, बिंब। और जो हमारा चित्र शीशे में या दर्पण में हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। तो बिंब को हम कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये अपने शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो देखिएगा सबसे पहले हमने बिंब को रख दिया अनंत पे। कहाँ पे रख दिया दोस्तों, अनंत पे रख दिया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पे। कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब को हम डैश लगा करके लिखेंगे। प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब को किस में लिखेंगे, डैश से लिखेंगे। ये 1 है तो प्रतिबिंब को लिख दिया 1 डैश से। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति किसके अंदर है दोस्तों, ये अवतल दर्पण में। किस में है, अवतल दर्पण के अंदर क्या प्रतिबिंब की स्थिति है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है। तो देखिए ये हो गया 1 डैश। जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, फोकस बिंदु पे बनेगा। ये 2 नंबर स्थिति है। जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये 2 डैश आ गया।
अब जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब हम वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये अपनी चौथी स्थिति है। और जब हम वस्तु को रखेंगे फोकस बिंदु पर तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, अनंत पर। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। यह है सामान्यतः 5 स्थितियाँ। सामान्यतः क्या है, 5 स्थितियाँ। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर भी, नीचे की तरफ बनेगा। किसकी तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नीचे, नीचे बनेगा, सॉरी नीचे बनेगा। और आगे हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे या आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। और नीचे जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है दोस्तों, उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा हमेशा वो क्या होगा दोस्तों, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे जो अम है, अम का मान क्या होता है भाई, अत्यधिक क्या होता है, 1 से छोटा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा। क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, छोटा। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, अम के बराबर, यानी वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से क्या बनेगा, अधिक बड़ा। अब आपकी 500 स्थितियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की क्या स्थितियाँ, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2-3 नंबर का भी आ सकता है। अब आती है छठी स्थिति। छठी स्थिति क्या होगी दोस्तों, छठी स्थिति होगी जब हम वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे। वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। और कहाँ पे बनता है, ऊपर। ऊपर बनेगा तो कैसा होगा दोस्तों, प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा तो कैसा होगा, प्लस यानी धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। और क्या होगा दोस्तों, आभासी। क्या होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी होगा। यह छठी स्थिति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये छठी स्थिति क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की क्या है, प्रतिबिंब बनने की शर्तें हैं भी। हम अब देखो सीधा साहब अपनी सिंपल भाषा में समझो। अब मान लो आपको प्रश्न आएगा कि कोई बिंब है, यानी कोई वस्तु है, वस्तु को हमने रख दिया अनंत पर। कहाँ पे रख दिया दोस्तों, अनंत पर। आपको सिर्फ 6 स्थितियाँ याद होनी चाहिए। कितनी स्थितियाँ, 6 स्थितियाँ याद होनी चाहिए भी। हमने वस्तु को रख दिया अनंत पर। आपको 1 2 3 4 5 ऊपर लिख लेनी है गिनती, और यहाँ से उल्टी लिखनी है 1 2 3 4 5। आपको इस तरीके से गिनती लिखनी है। आपको पता होना चाहिए ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, अनंत का बिंदु है। समझ में आई क्या बात। अनंत को बिंब के लिए अनंत को आपको 1 नंबर देना है। क्या देना है, 1 नंबर है देना है। तो बिंब को 1 नंबर दे दिया अनंत के ऊपर है। और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आपको 2 नंबर देना है। वक्रता केंद्र पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। पहले आपको सिर्फ क्या करना है, 5 स्थिति याद करनी है। अब आपको कह दे कि वस्तु को अपने को रख दिया अनंत पर, हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा दोस्तों, फोकस बिंदु पर। कहाँ पे प्राप्त होगा, फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब होगा क्या, छोटा। क्या होगा, छोटा, अत्यधिक छोटा होगा प्रतिबिंब। अब वस्तु मान लो 2 फुट की है, मान लो वस्तु 2 फुट की, और उसको हमने रख दिया अनंत पर, यानी बहुत ज़्यादा दूर रख दिया, बहुत ज़्यादा दूर रख दिया। तो उसका जो प्रतिबिंब, उसका जो चित्र बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, अत्यधिक छोटा। क्या बनेगा, अत्यधिक छोटा। कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, नीचे की तरफ बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, वास्तविक। समझ में आई क्या बात। इसीलिए अवतल दर्पण में मैं आपको आगे लिखाऊंगा, अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, वास्तविक व उल्टे। क्या होते हैं, वास्तविक व उल्टे। तो अधिकांश प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। वास्तविक उल्टे और क्या होते हैं, ऋणात्मक। अत्यधिक क्या होगा, छोटा। 2 नंबर स्थिति, जब हमने वस्तु को रख दिया अनंत और सी के बीच में, थोड़ा सा क्या लेके हम दर्पण के पास में लेके आए, वस्तु को थोड़ा सा दर्पण के पास में लेके आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, तो दर्पण अब की बार प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इधर चले जाओ। 2 नंबर स्थिति ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर हमने वस्तु को रख दिया 3 नंबर स्थिति में वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे रख दिया, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी दोस्तों कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ऊपर अवतल दर्पण में हमने कोई वस्तु उसको वक्रता केंद्र पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखने, बिंब रखने पर जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है।
आकार उसका वस्तु के समान होता है, यानी कोई 2 फुट की वस्तु है, उसको हमने दर्पण के सामने रखा है, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो हमें प्रतिबिंब कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2 फुट का ही प्राप्त होगा। फिर आपसे पूछ ले कि जब हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब की बार वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा, वस्तु से हमें बड़ा प्राप्त होगा। समझ में आई क्या बात है, नीचे की तरफ ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये आपको लाइन याद रखनी है। अवतल दर्पण से बनने वाले अधिकांश प्रतिबिंब क्या होते हैं दोस्तों, वास्तविक व उल्टे होते हैं, वास्तविक व उल्टे होते हैं। समझ में आई क्या बात है। फिर हम लेके गए वस्तु को फोकस बिंदु पर, कहाँ पे लेके, फोकस बिंदु पर, तो फोकस बिंदु पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। और प्रतिबिंब क्या हो गया, बहुत बड़ा, यानी अत्यधिक बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे हम दर्पण के पास जाएंगे, जैसे जैसे हम दर्पण के पास जाएंगे, तो जैसे जैसे हम दर्पण के पास जाएंगे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई अवतल दर्पण रख लिया और आप उसके पास जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाओगे तो दर्पण में अपने प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा दोस्तों, बड़ा होता जाएगा। अब आती है छठी स्थिति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2 स्थितियों से, एक तो वक्रता केंद्र से बनता है और एक छठी स्थिति से। छठी स्थिति क्या है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के अंदर हमने वस्तु को रख दिया फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में। अवतल दर्पण में वस्तु का फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में, यानी अत्यधिक पास में रख दिया, तो प्रतिबिंब अब की बार कैसा बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो एक ही स्थिति होती है अवतल दर्पण में, जब वस्तु को हम रखते हैं फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, सीधा, आभासी, धनात्मक और ऊपर की तरफ बनता है। यह 6 डैश वाली स्थिति। तो एक बार दोस्तों आप इसको लिख सकते हो, एक बार आप इसको बना लीजिए, इसको फिर मैं पूरा डिटेल से आपको लिखाऊंगा, तो एक बार आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों, सीधा व बड़ा, बड़ा बनेगा। यहाँ पे हम क्या होता है दोस्तों, हम क्या होता है, यहाँ पे हम होगा दोस्तों माइनस, हम बराबर क्या होगा, माइनस। हम क्या है यहाँ पे, हम क्या है दोस्तों, हम है आवर्धन, हम क्या है, आवर्धन, आवर्धन हम आगे पढ़ेंगे पूरा। ये क्या है, आवर्धन, दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किसी बिंब को छोटा या बड़ा करके दिखाना। आवर्धन का अर्थ क्या होता है, किसी बिंब को छोटा या बड़ा करके दिखाना। आगे हम इसकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी पढ़ेंगे। तो ये है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर हम क्या होता है दोस्तों, हम बराबर प्लस होता है। यहाँ पे आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्लस होती है। अब हम इसको लिखेंगे, आपने डायग्राम बना लिया ना, डायग्राम बना लिया ना, तो देखिएगा अब हम इस डायग्राम के आधार पर ही लिखेंगे, इसी डायग्राम के आधार पर लिखेंगे। डायग्राम अपना एक साइड में है, देखना, देखिएगा। आपसे पूछेंगे कि वस्तु की स्थिति, आपको यहाँ पे लिखना है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। फिर हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। समझ में आई क्या बात। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। देखिएगा, इस प्रकार से सारणी बनानी है आपको। ये होगी वस्तु की स्थिति, इधर होगी प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहली स्थिति, हम पहली स्थिति लिखेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखा दोस्तों हमने, अनंत में। पहली स्थिति में कहाँ पर रखा, अनंत पर। तो 1 नंबर स्थिति है अनंत पर। वस्तु को कहाँ पे रखा हमने, अनंत पर, अनंत पर रखा। तो दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 1 डैश। इधर से गिनती चालू करेंगे, इधर से उल्टी गिनती चालू करेंगे, इधर से बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। तो जब हमने वस्तु को रखा अनंत पर, तो प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस बिंदु पर। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, फोकस बिंदु पर। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, फोकस बिंदु पर बन रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का, अत्यधिक छोटा। तो आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा दोस्तों, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, अर्थात अम का मान क्या होगा, 1 से बहुत कम होगा। 3 नंबर है दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की नेचर क्या होगी भी दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति क्या होती है दोस्तों, क्या होगी बताइएगा, उल्टा
वास्तविक, उल्टा वास्तविक, क्या होगा उल्टा और वास्तविक। तो ये होगी पहली स्थिति। जब हमने वस्तु को रखा अनंत पर, प्रतिबिंब ना फोकस बिंदु पर, आकार कैसा हुआ अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी उल्टी और वास्तविक। यानी अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, उल्टी और वास्तविक होती है। अब हम दूसरी स्थिति लिखेंगे यहाँ पे देखना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति लिखेंगे। अब की बार देखिएगा, हमने बिंब को रख दिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। 2 नंबर स्थिति, बिंब को कहां पे रख दिया, अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी के बीच। कहां पे रख दिया, वक्रता केंद्र सी के बीच। तो दोस्तों प्रतिबिंब कहां पे बनेगा देखना, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच। कहां पे बनेगा, फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। देखना अब की बार जो बिंब होगा उसका आकार कैसा होगा, छोटा, अत्यधिक छोटा नहीं होगा पर क्या होगा, छोटा। तो आकार कैसा होगा दोस्तों, 2 नंबर पॉइंट, आकार, आकार क्या होगा दोस्तों, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। 3 नंबर है दोस्तों इसकी प्रकृति। तो प्रकृति आपको पता ही है 5 स्थितियों तक कैसी होती है दोस्तों, वास्तविक, उल्टा व वास्तविक, क्या होगा उल्टा व वास्तविक। तो ये आप लिख सकते हो दोस्तों, ये आप लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों क्लास कैसी लग रही है बताइएगा, आगे से आगे अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। अब 3 नंबर हम लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। 3 नंबर हम लिखेंगे, देखिएगा 3 नंबर स्थिति है वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पर होगी दोस्तों, वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा दोस्तों, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा दोस्तों, आकार, आकार क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब का वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा दोस्तों। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति आपको बताइए 5 स्थितियों तक प्रकृति क्या होगी दोस्तों, 5 स्थितियों की प्रकृति इसकी क्या होगी, 5 स्थितियों तक इसकी प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टी। तो प्रकृति क्या होगी दोस्तों, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। ये अपनी तीसरी स्थिति होगी, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम वस्तु को रखें वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वही वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था अवतल दर्पण से जो प्रकाश की किरण आती है उसके नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो पुनः कहां से निकल जाएगी दोस्तों, वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे चौथी स्थिति दोस्तों, चौथी स्थिति। आपको सिर्फ ये डायग्राम याद होना चाहिए, इसी डायग्राम के आधार पर ही अपना ये पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो चौथी स्थिति क्या है दोस्तों, चौथी स्थिति है जब वस्तु कहां पे होगी, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, वक्रता केंद्र वह वक्रता केंद्र वह फोकस बिंदु के बीच में, फोकस बिंदु के बीच होगी। तो दोस्तों प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा दोस्तों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये देखिए चौथी स्थिति है ना, तो अनंत व वक्रता केंद्र के, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। अब की बार आकार कैसा होगा दोस्तों, आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा दोस्तों, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब की बार आकार वस्तु से बड़ा होगा, यानी वस्तु से क्या हो गया, हम अब की बार क्या बड़ा हो गया। और प्रकृति तो आपको पता ही है, प्रकृति आपको पता ही है 5 स्थितियों से प्रकृति कैसी होगी भी, वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व
उल्टा। ये अपनी कौन सी होगी दोस्तों? चौथी स्थिति होगी। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी से आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको शानदार तरीके से यहाँ पर 10th क्लास की साइंस पढ़ाई जाएगी। ये एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अपनी 5वीं स्थिति के बारे में। तो 5वीं स्थिति पढ़ेंगे, देखिएगा 5वीं स्थिति। फिफ्थ जो अपनी स्थिति है, 5वीं स्थिति। 5वीं स्थिति क्या है दोस्तों? जब वस्तु हो अनंत पर, सॉरी, जब वस्तु को रख दिया हमें कहां पर? फोकस बिंदु पर। तो वस्तु को फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, तो फोकस बिंदु पर जैसे ही वस्तु को रख दिया, यानी बिल्कुल दर्पण के नजदीक लेके गए अपने फोकस बिंदु के, तो प्रतिबिंब उसका कहां पे बन गया दोस्तों? अनंत पर। कहां पे बन गया? अनंत पर। कहां पे बन गया दोस्तों? कहां पे बनता है दोस्तों? अनंत पर। आकार क्या होगा दोस्तों? बहुत बड़ा। अब की बार प्रतिबिंब का आकार क्या होगा दोस्तों? बहुत बड़ा। यानी अपने क्या लेके आए? प्रतिबिंब को बिल्कुल दर्पण के पास में लेके आए, तो आकार क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा हो जाएगा। तो अत्यधिक बड़ा। आकार क्या होगा दोस्तों? अत्यधिक, अत्यधिक बड़ा होगा। क्या होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। प्रकृति तो आपको पता ही है, प्रकृति क्या होगी दोस्तों? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। ये अपनी 5 स्थितियां हो गई। ये अपनी क्या होगी दोस्तों? 5 स्थितियां होगी। अब छठी स्थिति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपनी छठी स्थिति रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है इस स्थिति से। अब छठी स्थिति, या तो आप MIM लगा लीजिए इसको, तो आप MIM मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगा ही लीजिएगा। अब की बार हमने वस्तु को रख दिया दोस्तों फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। अब की बार वस्तु को कहां रखा है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। तो वस्तु को रख दिया हमने फोकस बिंदु, बिंदु है ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य। तो दोस्तों प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे। कहां पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे। आकार क्या होगा दोस्तों इसका? आकार वस्तु से बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा। प्रकृति क्या होगी दोस्तों? प्रकृति अब की बार क्या होगी दोस्तों? सिद्ध आवय आभासी। सिद्ध आवय आभासी। तो ये हो गया दोस्तों अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ये क्या हो गया दोस्तों? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हो गए। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी भी अपने पढ़ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी भी अपने यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, या अपने उत्तल दर्पण पढ़ने के बाद में चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। तो ये अपने दर्पण से संबंधित क्या हो गया? उत्तल दर्पण से संबंधित सभी स्थितियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अभी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो एक बार आप और देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर इसके बाद में। देखिएगा नेक्स्ट। अब इस 6 नंबर स्थिति का उपयोग कहां पे होता है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 6 नंबर स्थिति है, तो इसका उपयोग कहां पे होगा? उत्तल दर्पण की 6 नंबर स्थिति का उपयोग कहां पे होता है? 6 नंबर स्थिति कौन सी है दोस्तों? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखें। तो आप हेडिंग लगाइएगा 6 नंबर स्थिति का उपयोग। 6 नंबर स्थिति या फिर वस्तु को ध्रुव P व फोकस अप के बीच में रखने पर। 6 नंबर स्थिति का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? इसका उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा? 6 नंबर स्थिति का उपयोग कहाँ पे होगा? आपको तो सिर्फ 6 स्थितियाँ याद है रखनी है, इससे ही आपका काम है चल जाएगा। आपको डायग्राम पता होना चाहिए। तो कहाँ पे होता है दोस्तों इसका उपयोग? एक तो होता है सेविंग मिरर में। सेविंग जो मिरर आता है ना आपका, सेविंग मिरर में, सेविंग करने के लिए जिस दर्पण को अपने काम में लेते हैं ना, तो सेविंग मिरर में। मिरर को हिंदी में दर्पण बोलते हैं दोस्तों। तो एक तो क्या सेविंग है मिरर में, और किसमें होता है अभी? ब्यूटी जो किट आती है, ब्यूटी किट। ब्यूटी किट में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ब्यूटी किट में
तीसरा उपयोग कहाँ पे होगा दोस्तों, डेंटिस्ट जो होता है ना दांतों वाला डॉक्टर, तो वो इसका उपयोग करता है। तो कौन करता है, और डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, चिकित्सक भी किसका उपयोग करता है, इस छठी स्थिति का उपयोग करता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये इसका क्या हो गया, मुख्य उपयोग हो गया। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। ये छठी स्थिति का उपयोग है सेविंग मिरर में, ब्यूटी किट के अंदर डेंटिस्ट यानी दंत जो चिकित्सक होता है वो भी इस दर्पण का उपयोग करता है। इसमें वस्तु क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एक अपने को सीधी दिखाई देती है। तो आई बात समझ में, तो जो डेंटिस्ट होता है वो इस दर्पण का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे भाई, क्या उपयोग होते हैं अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग होता है दोस्तों टॉर्च में। टॉर्च का जो आगे का दर्पण होता है ना, टॉर्च का कांच होता है, तो उसमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। तो टॉर्च में इसका उपयोग होता है। 2 नंबर इसका उपयोग होता है दोस्तों जो अपने गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, आगे वाली हेडलाइट, तो हेडलाइट का जो दर्पण बना होता है, शीशा बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों, अवतल दर्पण का। तो गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग किस में होता है दोस्तों, टॉर्च में। टॉर्च में अपने लिख लिया प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा होता है दोस्तों, अभिसारी। कैसा होता है अभिसारी, देखिएगा जो अवतल दर्पण होता है, ये देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण, क्या है दर्पण। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी प्रकाश की किरण आएगी उसको क्या कर लेगा, इकट्ठी क्या कर लेगा, इकट्ठी क्या कर लेगा, इकट्ठी कर लेगा। यानी जो भी प्रकाश की किरण आती है उसको क्या कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है। इसीलिए किस प्रकृति का है, अभिसारी प्रकृति का है। इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं प्रेशर कुकर में। तो जो प्रेशर कुकर आता है, जो ओवन आता है, उसके अंदर जो दर्पण होता है वो कौन सा लगा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। क्योंकि ये किरणों को क्या कर लेगा, इकट्ठा, और किरणें इकट्ठी होगी तो क्या उत्पन्न करेगी, हीट उत्पन्न करेगी। तो इनके अंदर भी किसका उपयोग करते हैं, अपने अवतल दर्पण का। आपको पूछ ले अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अभिसारी दर्पण। क्या नाम है, अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये अपना अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, नोट लगा करके लिख दीजिएगा, नोट। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को दोस्तों, उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, 2 नंबर स्थिति में आप लिखिएगा उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सॉरी, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्यों कहते हैं, आप देखिएगा ये क्या उत्तल दर्पण है, ये क्या उत्तल दर्पण है। अब इससे जो प्रकाश की किरण आएगी उसको ये क्या कर देगा, फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। यानी ये फैलाने का काम करता है, अपसारित करने का काम करता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों अवतल दर्पण। अब अपने पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो नेक्स्ट हमारे क्या रहेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। इसमें आपको दोस्तों सिर्फ 2 स्थितियों को ध्यान में रखना है, 2 स्थितियों को ध्यान में रखना है। तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाना है। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब इसमें देखिएगा वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, एक तो हम रखेंगे अनंत में। कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, अनंत में। और एक रखेंगे अनंत और फोक्स के बीच में। कहाँ पे रखेंगे, अनंत और फोक्स के बीच में रखेंगे। देखिएगा, तो एक तो हमने वस्तु को कहाँ पे रख दिया, पहली स्थिति में अनंत पे रख दिया। जब अनंत में रखेंगे, आपको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं, दर्पण के इस दिशा में बनते हैं ना, इस दिशा में बनेंगे। तो देखिएगा उत्तल दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर रखेंगे। तो इधर क्या है अभी, फोक्स बिंदु, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, और ये यहाँ पे क्या आ गया अभी अपना फोक्स बिंदु आ गया। ये ध्रुव
P आ गया। तो जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों कहाँ पर, फोकस बिंदु पर। कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस बिंदु पर बना। जब वस्तु को अनंत और फोकस बिंदु के बीच में रखा, यहाँ पे रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, फोकस बिंदु है ध्रुव के बीच में। फोकस बिंदु है ध्रुव के बीच में। दो स्थितियाँ होती है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, ऊपर। कहाँ पे बनेगा, ऊपर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ऊपर बनेगा। इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक होगा। और कैसा होगा दोस्तों, धनात्मक होने के साथ में सीधा होगा, सीधा होगा। और सीधा जो होता है हमेशा वो क्या होता है दोस्तों, आभासी। क्या होगा, आभासी होगा। तो आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा कब, हमेशा कैसा बनता है, सीधा और आभासी। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा नहीं। अवतल दर्पण में जो 5 स्थितियाँ थी वहाँ पे दर्पण बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा। और जो छठी स्थिति है, छठी स्थिति में दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कौन सा, सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा और ऊपर यानी धनात्मक है बनता है। तो कैसा बनता है, धनात्मक है बनता है। और यहाँ पे दर्पण जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा दोस्तों, छोटा होगा, छोटा होगा। क्या होगा, बराबर प्लस होगा। और क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ये किस में होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण जो होता है उसके अंदर जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मान क्या होता है दोस्तों, प्लस। क्या होता है, प्लस होता है। प्रतिबिंब होता है V, प्रतिबिंब की जो दूरी है V भी क्या होता है, प्लस होता है। और जो बिंब होता है U हमेशा, चाहे दर्पण हो अवतल, चाहे दर्पण हो उत्तल, चाहे लेंस हो, U हमेशा क्या होता है दोस्तों, U माइनस होता है। U क्या होता है, माइनस। और इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके बाद में जस्ट हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। देखिएगा, आप लिख सकते हो, जब वस्तु को रख दे अनंत पर, वस्तु होगी अनंत पर, वस्तु अनंत पर, वस्तु होगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। 1 नंबर स्थिति। 2 नंबर स्थिति, वस्तु होगी अनंत, वस्तु होगी अनंत व फोकस के बीच में, फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस व ध्रुव के बीच। ये अपना कौन सा हो गया दोस्तों, उत्तल दर्पण हो गया। अब हम पढ़ेंगे जल्दी से उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो क्या उपयोग होते हैं, कैसा प्रतिबिंब होगा, धनात्मक होगा, ऊपर की तरफ बनेगा, सीधा होगा, सीधा होगा तो वो आभासी होगा, और क्या होगा, छोटा होगा। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियाँ या रचना। अब हम उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे भाई। क्या उपयोग है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, हमेशा बिंब को छोटा करके दिखाता है। आप उदाहरण से समझ रहे होंगे, वाहन होते हैं, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। अब देखिएगा, पीछे मान लो जैसे कोई कार आ रही है, तो कार होगी मान लो 5 फुट की, 6 फुट की। अपना जो दर्पण है वो इतना सही है, तो उसमें वो पूरी कार दिखाई देती है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग पीछे का वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में ये गाड़ियों में पार्श्व जो दर्पण होता है ना, उसके उपयोग रूप में होता है। पार्श्व दर्पण के रूप में गाड़ियों में। 3 नंबर इसका उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, एटीएम के अंदर। एटीएम जो होता है ना अपने एटीएम, तो एटीएम में इसका उपयोग करते हैं, मॉल में इसका उपयोग करते हैं। और जो हाईवे होता है, हाईवे के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। ये दोस्तों किसका उपयोग हो गया, उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। ये किसका उपयोग हो गया दोस्तों, उत्तल दर्पण का। तो ये रही अपनी आज की क्लास। कैसी लगी दोस्तों बताइएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग अपना ये हो गया। तो दोस्तों कैसी रही क्लास, जल्दी से जल्दी आप क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ सभी को राम राम, धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की, जय हिंद।